खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी। खगोलकी या खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड के घटकों जैसे आकाशीय पिंड इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे कि ग्रह, तारे, नक्षत्र, उल्काएं, पुच्छल तारे इत्यादि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत। और यूनिवर्स, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु पदार्थ जो दिखाई देते हैं वह समस्त आकाशीय पिंड जो हमें दिखाई देते हैं या तो वह ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड, आकाशगंगाएं, डार्क पदार्थ तथा डार्क ऊर्जा से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड के घटक पुच्छल तारा, सौरमंडल, आकाशगंगाएं, सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, तारों का समूह, उल्काएं, डार्क पदार्थ, डार्क ऊर्जा। ब्रह्मांड गति की अवस्था में है तथा ब्रह्मांड का लगातार विस्तार या फैलाव हो रहा है। ब्रह्मांड के फैलने का विस्तार का प्रमुख कारण महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई ऊर्जा है। ब्रह्मांड के फैलने का कारण है महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप जो उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा है, वही कारण है ब्रह्मांड के फैलने का। ब्रह्मांड के प्रसार फैलाव के प्रमाण महाविस्फोट के प्रमाण है। लाल शिफ्ट की घटना। जब कोई सफेद प्रकाश वाली वस्तु दूर जाती है तो उस वस्तु का रंग धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित होता है, अर्थात दूर जाने पर वह लाल रंग की दिखाई देने लगता है। इसे रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। सफेद प्रकाश वाली वस्तु जब समीप आती है तो वह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। इसे ब्लू शिफ्ट की घटना, नीला शिफ्ट की घटना भी कहा जाता है। ये वस्तु सफ़ेद प्रकाश से जो दूर गई तो हमें रेड शिफ्ट की घटना, रेड दिखाई देने लगी, और जब समीप है तो यह ब्लू रंग की दिखाई दे तो इसे ब्लू शिफ्ट की घटना कहेंगे। कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक विकिरण किसे कहते हैं? तारों में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होता है। इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसे कॉस्मिक किरण कहा जाता है तथा इस ऊष्मा के स्थानांतरण को कॉस्मिक विकिरण कहा जाता है। ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों के उपस्थिति का होना महाविस्फोट का प्रमाण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत हैं: बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, एवं स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत यह बेल्जियम के विद्वान जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इनके अनुसार आज से 13 से 15 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड आज की तरह नहीं था, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था जिसका घनत्व अनंत था। इसे सिंगुलैरिटी पॉइंट, एकल बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु में ऊष्मा के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, इसे ही महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। महाविस्फोट के बाद उत्पन्न हुए पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट का कारण एकल बिंदु का घनत्व अनंत था। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न घर्षण से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इसी ऊष्मा को महाविस्फोट का कारण माना जाता है। सिंगुलैरिटी पॉइंट, ये विस्फोट हुआ तो आकाशगंगाएं फैलती गई, ब्रह्मांड का विस्तार होते गया। बिग बैंग विस्फोट के पश्चात सर्वप्रथम कॉस्मिक किरण का निष्कासन हुआ 10 से 32 सेकेंड में तथा सर्वप्रथम निर्मित कण प्रोटॉन था। इसे प्रोटॉन के पश्चात ड्यूटेरियम 100 सेकेंड बाद उत्पन्न हुआ। ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन भी कहते हैं। उसके बाद हीलियम तथा लिथियम का निर्माण हुआ। विस्फोट के 100 मिलियन साल के बाद पहले तारा की उत्पत्ति हुई तथा 500 मिलियन वर्ष के बाद
प्रथम आकाशगंगा का निर्माण माना जाता है तथा यह भी माना जाता है कि विस्फोट के 4 बिलियन वर्ष के बाद तारों का निर्माण अपने चरम पर था। महाविस्फोट सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। लेमैत्रे ने यह स्पष्ट किया कि 15 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में उपस्थित था, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि इस समय के पहले ब्रह्मांड किस रूप में था। इसको स्पष्ट नहीं किया गया। सिंगुलैरिटी पॉइंट का जन्म कैसे हुआ, इसकी व्याख्या नहीं की गई। लेमैत्रे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। स्टार तात्पर्य आकाशीय पिंड का उदाहरण है। स्वयं का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होता है, स्वयं की ऊर्जा होता है। अर्थात तारा वह आकाशीय पिंड है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा होता है। तारों का जीवन काल विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले वह विरल गैस का गोला होता है जिसे निहारिका कहते हैं। वह निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है, तब तारा बनता है। तारा बनने के बाद तारों में हाइड्रोजन का हीलियम के साथ संलयन होता है तो होते रहता है एवं तारा में ईंधन प्लाज्मा के रूप में उपस्थित रहता है। तारों का जीवन काल उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों के घूर्णन के कारण जिस प्रकार एक लट्टू अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार तारे भी अपनी आकाशगंगा में अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए घूर्णन करते हैं। यदि तारे घूर्णन गति करना बंद कर देते हैं तो ये अपनी अवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तथा किसी अन्य तारे या अन्य आकाशीय पिंड से टकराने के बाद नष्ट हो सकते हैं। इसीलिए तारे घूर्णन करते हैं। तारों के परिक्रमण के कारण घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर गति करना, घूर्णन या परिभ्रमण, और परिक्रमण मतलब तारे आकाशगंगा के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं केंद्र के। तारों के परिक्रमण के कारण कोई भी तारा आकाशगंगा के केंद्र जो कि ब्लैक होल होता है उसके चारों तरफ गति करता है। इसके परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है एवं यह बल तारों पर ब्लैक होल के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है, क्योंकि इस अपकेंद्री बल की दिशा विपरीत होती है। यदि तारे परिक्रमण गति करना बंद करते तो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव स्वरूप ये ब्लैक होल में प्रवेश कर नष्ट हो जाएंगे। तारों का जन्म बिग बैंग थ्योरी के कारण गैस, राख, धूलकण, धुआं, राख उत्पन्न हुआ एवं यह बिग बैंग के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बादल का निर्माण हुआ, प्रारंभिक निहारिका बना और जिसमें गुरुत्व ऊर्जा अनियमित आकार था। गुरुत्व के कारण संकुचन क्रिया हुई और निहारिका का संकुचन, गैसों के कणों में टक्कर, धूल कणों में घर्षण, ऊष्मा की उत्पत्ति, प्रोटोस्टार आद्य तारा बना। लगातार संकुचन के बाद बिग बैंग महाविस्फोट के बाद गैस, धूलकण, धुआं, राख के बादल का निर्माण हुआ। प्रारंभिक निहारिका बना जिसमें गुरुत्व ऊर्जा अनियमित आकार के कारण संकुचन की क्रिया हुई। निहारिका का संकुचन, गैस कणों की टक्कर, धूल कणों में घर्षण तो ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। प्रोटो या आद्य तारे का जन्म हुआ। लगातार संकुचन के कारण निहारिका गोले में परिवर्तित हो गया। गैस के कणों के बीच टक्कर की दर अधिक हुई। ऊष्मा का जन्म अधिक हुआ। लगातार तापमान अधिक हुआ। 10 मिलियन फ़ारेनहाइट तापमान, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का हीलियम में चेंज हुआ। विशाल ऊष्मा का जनन हुआ। तारे का जन्म हुआ। तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है। तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना है और इसी कारणवश हाइड्रोजन को तारों का फ्यूल या ईंधन भी कहा जाता है।
नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में दो नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। इसके निम्नलिखित कारण नाभिकीय प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक नाभिक का द्रव्यमान संयुक्त द्रव्यमान उत्पाद नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है, अर्थात द्रव्यमान में क्षति संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में नाभिकों के आपस में जुड़ने के लिए विशाल मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि नाभिक धनावेशित होते हैं तथा समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल को समाप्त कर नाभिक को आपस में जोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। नीहारिका से प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से सामान्य तारा एवं विशाल तारे बनते हैं और फिर सामान्य तारा लाल दानव बनता है। लाल दानव सफ़ेद वामन, जीवाश्म तारा काला वामन बनता है और विशाल तारे सुपर रेड जियांट बनता है और विशाल लाल दानव बनता है। और इसके विस्फोट के पश्चात भारी पदार्थ केंद्र पर न्यूट्रॉन तारा बनता है एवं हल्का पदार्थ बड़ा पदार्थ गुरुत्व के कारण छोटे पदार्थों को आकर्षित करता है। घनत्व अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और ब्लैक होल बनता है। यदि तारे विशाल तारे के उदाहरण हैं तो चंद्रशेखर सीमा यदि तारे का आकार 1.44 गुना सूर्य का आकार। चंद्रशेखर भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल के संबंध में चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया गया। चंद्रशेखर के अनुसार यदि किसी तारे का आकार सूर्य के आकार के 1.44 गुना से अधिक होता है, वह तारा सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल कृष्णविवर। ब्लैक होल को एक ऐसे पिंड के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका घनत्व अत्यधिक हो तथा गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि ये प्रकाश को भी परावर्तित होने नहीं देते। यही कारण है कि ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, किंतु ब्लैक होल से विकिरित बाहर निकलने वाली ऊष्मा के परिणाम स्वरूप इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ब्लैक होल के प्रमुख भाग। रेड वाला सिंगुलैरिटी पॉइंट है और बीच का भाग इवेंट होरिज़ में है। ब्लैक डिस्क है ब्लैक सिंगुलैरिटी पॉइंट एक गोल बिंदु। इसे ब्लैक होल का केंद्र कहा जाता है। यह एक काल्पनिक बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इस बिंदु पर घनत्व एवं गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है। डिस्क वलय। सिंगुलैरिटी पॉइंट के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जहां से प्रकाश परावर्तित नहीं हो पाता, सामान्यतः यह क्षेत्र दिखाई नहीं देता है। इवेंट होरिज़न में ब्लैक होल के चारों तरफ उपस्थित वह क्षेत्र जहां से प्रकाश परावर्तित होता है एवं प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है, इसे इवेंट होरिज़ोन कहा जाता है। ब्लैक होल के प्रकार। द्रव्यमान के आधार पर ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल हैं और जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होता है। स्टेलर द्रव्यमान ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 4 से 15 गुना अत्यधिक बड़ा होता है। मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई हजार गुना अधिक होते हैं। विशाल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सबसे बड़े होते हैं। इनका द्रव्यमान से कुछ मिलियन से लेकर बिलियन गुना अधिक होता है। घूर्णन तथा आवेश के आधार पर ब्लैक होल के प्रकार। श्वार्ज़चाइल्ड ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल ना तो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, ना ही इनके पास आवेश होता है।
कर ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, किंतु उनके पास कोई विद्युत घनत्व नहीं होता है। आवेशित ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल के पास अपना आवेश होता है। पुनः आवेशित ब्लैक होल दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नोडस्टॉर्म ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल आवेशित तो होते हैं, लेकिन ये अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते। कर ल्यूमेन ब्लैक होल। इस प्रकार के ब्लैक होल आवेशित भी होते हैं तथा अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। नोट करने वाली बातें। ब्लैक होल के अध्ययन करने वाले दो प्रमुख प्रयोगशालाएं। प्रयोगशाला LIGO US संयुक्त राज्य अमेरिका, विग्रो इटली, कागड़ा जापान, लिगो इंडिया भारत निर्माणाधीन भी बन रहा है। व्हाइट होल। भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के संरक्षण का नियम कार्य करता है, क्योंकि ब्लैक होल में प्रकाश एवं अन्य वस्तुएं प्रवेश करती हैं, अर्थात ब्लैक होल के द्वारा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा प्रत्येक वस्तु का केंद्र की तरफ खींच लिया जाता है। भौतिक विज्ञान के नियमानुसार इस ऊर्जा एवं प्रकाश को कहीं न कहीं बाहर निकलना चाहिए। इसी के लिए व्हाइट होल की कल्पना की गई, अर्थात व्हाइट होल से प्रकाश ऊर्जा बाहर निकलती है। व्हाइट होल में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं होता, इसमें केवल बाहर निकलने का रास्ता होता है। प्रवेश किया ब्लैक होल में और व्हाइट होल से बाहर निकला। पिचास तारा। जब एक तारा किसी दूसरे तारे से ऊर्जा खींचता है एवं उसे नष्ट कर देता है, इसे तारे को वैम्पायर स्टार कहा जाता है। हाल ही में नासा के द्वारा एक वैम्पायर स्टार की खोज की गई, जो कि एक बड़े तारे की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। पल्सर स्टार। घूर्णन करते हुए न्यूट्रॉन तारे, जो कि कुछ समय अंतराल पर ऊर्जा का या ऊष्मा का निष्कासन करते हैं, उन्हें पल्सर स्टार कहा जाता है। नोट करने वाली बातें। न्यूट्रॉन तारे के पास चुंबकीय शक्ति होती है। मोनोपोल चुंबक एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें एक ऐसे चुंबक की परिकल्पना की जाती है जिसको केवल एक ध्रुव होता है, जो कि उत्तरी ध्रुव होता है। अभी इस क्षेत्र में और अधिक अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।